हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर नरेश गौड़। मैं आपको उत्कर्ष एक नए टीचिंग प्लेटफॉर्म उत्कर्ष टीचिंग क्लास एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं उत्कर्ष के एक नए ऑफर के बारे में, दिवाली महाधमाका ऑफर। मित्रों, ये दिवाली महाधमाका ऑफर जो है, इसकी तारीख जो है 10 से 15 नवंबर के बीच है। इस महाधमाका ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस महाधमाका ऑफर में आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? आप कोई भी अगर ऑनलाइन कोर्स खरीदते हैं तो उसमें आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिलेगा कोर्सेज के ऊपर। अच्छा, इसके साथ आपको दूसरा फायदा क्या मिलेगा कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज है वो उसके साथ फ्री मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं है, टेस्ट सीरीज के अलावा एक और इसमें फायदा आपको मिलेगा। वो क्या मिलेगा? आपकी जो 6 माह की वैलिडिटी है वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगी, एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है इस महाधमाका ऑफर का फायदा उठाने के लिए। तो 10 से 15 नवंबर के बीच आप में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपनी उड़ान को अंजाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये महा धमाका एक सुनहरा अवसर है। इसका अवश्य फायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आप कोर्सेज खरीदना चाहते हैं 10 से 15 नवंबर के बीच खरीद के इसका फायदा उठाएं। अच्छा मित्रों, हम अपनी कक्षा को कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा है उसमें हम लिटरेरी एजेस के बारे में बात करेंगे। हमारा जो लिटरेरी एजेस वाला है वो सेकंड ग्रेड में भी आप जानते हैं कि हमारे जो लिटरेचर के पहले 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो एजेस के ऊपर होते हैं। तो आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ टॉपिक वो है लिटरेरी एजेस के बारे में। मित्रों, ये एजेस क्या है? लिटरेचर में एजेस को पीरियड्स को बांटा गया। पूरे लिटरेचर को कुछ एजेस में बांटा गया, कुछ खंडों में बांटा गया। उन्हें कहा गया लिटरेरी एजेस या लिटरेरी पीरियड्स। अब हम आज बात करेंगे कि शुरुआत से लेकर अब तक इंग्लैंड में जो पीरियड रहे वो कौन कौन से रहे। सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहला रहा ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसकी डेट रही 450 से लेकर 1066 तक। अच्छा मित्रों, इस समय ये इंग्लैंड का वो समय था, पहले ग्रीक वर्चस्व था, फिर रोमन वर्चस्व था। अब इंग्लैंड में 1066 तक, 450 से 1066 तक इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा गया और इसको एंग्लो सेक्शन भी कहा गया, क्योंकि एंगल्स और सेक्शंस ये क्या थे? एंगल्स और सेक्शंस जर्मनिक ट्राइब थे। ये जर्मनी की कुछ प्रजातियां इंग्लैंड में आके बस गई। अब इंग्लैंड की जो भाषा थी इंग्लिश थी। अब इंग्लैंड की भाषा पे इंग्लिश नहीं जर्मनिक प्रभाव हुआ, क्योंकि उस समय वर्चस्व वाला ग्रुप कौन था? ये एंगल्स और सेक्शंस जर्मन से आके इंग्लैंड बस गए थे। तो इस समय पूरा वर्चस्व रहा किसका? जर्मन भाषा का, जर्मन कल्चर का इंग्लैंड के ऊपर। इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से बात करें मित्रों तो इस युग में कोई विशेष साहित्य नहीं आया। कहते हैं कि इसमें एक बेवुल्फ नाम की एक अनोनिमस कविता आई थी, जिसे इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी दर्जा दिया गया, लेकिन उसका ऑथेंटिफिकेशन नहीं है कि वो किसने लिखी, क्या थी। बेवुल्फ नाम का एक जरूर वर्क हुआ, बाकी इसमें कोई ऐसा प्रोडक्टिव या बहुत ज़्यादा जो चर्चित वर्क है वो इस दौरान नहीं हुआ। हम अभी केवल इतिहास की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड का सबसे पुराना इतिहास जो शुरू होता है वो किससे होता है? एंग्लो सेक्शन पीरियड से। अच्छा, एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद जो नेक्स्ट एज रही, हम इसके साथ ही रखते हैं उसको, वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड। ये लगभग दोनों पीरियड साथ में ही देखे जाते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक चला? 1066 से 1500 तक। अच्छा, ये वो युग था जब इंग्लैंड में लिटरेचर का विकास हुआ। कुछ 2 या 3 कवि थे जिन्होंने उस समय इंग्लैंड में लिखना शुरू किया और फेमस भी राइटिंग हुई। अब इस युग का अगर सबसे बेस्ट कवि दिखा जाए तो जॉफ्री चौसर था। अगर पोएट्स की बात की जाए तो पहले नंबर पे कौन आएगा? पहले नंबर पे आएगा वो होगा चौसर। दूसरे जो इसमें फेमस हुए वो थे विलियम लैंगलैंड। और तीसरे कवि जो इसमें फेमस हुए वो थे जॉन गोवर। अच्छा, जॉन वाइक्लिफ भी इसी टाइम के थे, लेकिन हम जॉन वाइक्लिफ के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। अच्छा, चौसर जो थे मित्रों, चौसर कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इन्हें कहा जाता है। इंग्लिश पोइट्री में जो मॉडर्निज्म का युग शुरू हुआ, जो आधुनिकवाद शुरू हुआ, उसका श्रेय दिया जाता है जॉफ्री चौसर को। इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंग्लिश पोइट्री। फादर ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता का जनक जो माना गया वो किसको माना गया? चौसर को माना गया, आधुनिकता का जनक। इनका एक दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने हीरोइक कपलेट इंट्रोड्यूस किया पहली बार पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में। तो
चौसर सबसे बड़े कवि थे इस एज के। आप में से अगर कोई व्यक्ति एमए करता है या जब भी कोई नेट आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास चौसर के ऊपर क्वेश्चन अवश्य होता है। चौसर को जो जाना जाता है वो उनकी किताब के लिए जाना जाता है, जैसे कहते हैं कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स कहा जाता है उन्हें, द कैंटरबरी टेल्स। ये किताब इनकी बहुत फेमस किताब में से एक मानी जाती है, द कैंटरबरी टेल्स। इस कैंटरबरी टेल्स की वजह से ही इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ मॉडर्निटी इन इंग्लिश पोइट्री। कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने क्या दिखाया है कि कुछ 29 पिलग्रिम्स हैं, कुछ 29 जो हैं तीर्थयात्री हैं जो सेंट थॉमस बैकेट के श्राइन पे जा रहे हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो इनको लगता है कि श्राइन पे जाना, तीर्थ यात्रा करना बड़ा बोरिंग सा होगा, तो इन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा पे जाते जाते एक प्लानिंग की कि हम जाते हुए 2 कहानियां सुनाएंगे, आते हुए भी 2 कहानियां सुनाएंगे, तो हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो टाइम पास के चक्कर में कहते हैं तीर्थ यात्रा पे जाने में भी ये बोर हो रहे थे, इनको टाइम पास करना था। इन्होंने जो 29 कैरेक्टर लिए वो 29 के 29 समाज के हर सेक्शन से थे। कोई उसमें डॉक्टर भी था, कोई नन भी थी, इन्होंने सारे समाज के सेक्टर्स को लिया और समाज के ऊपर एक कविता लिखी। विलियम लैंगलैंड को जाना जाता है इनके वर्क के लिए जो रिलीजियस वर्क थे। पियर्स फ्लोमेन जो था वो रिलीजियस वर्क था, ये जो थे वो रिलीजियस लिखते थे। जॉन गोवर जो हैं ये कन्फेसियो मेंटिस नाम का इन्होंने वर्क लिखा। हम उन वर्क्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब हम इन एजेस को चर्चा करेंगे। अभी खाली मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि एक एक पोएट को हम चर्चा करेंगे आगे वाले सेक्शंस में। तो ये 3 कवि थे, चौसर, विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर, जिन्होंने कौन सी एज को रिप्रेजेंट किया, मिडिल इंग्लिश पीरियड को रिप्रेजेंट किया। ये वो युग है जब रेनेसांस शुरू भी नहीं हुआ था। अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस में भले ही रेनेसांस से दिया गया है, लेकिन रेनेसांस से पहले के जो कवि थे वे 3 कवि ये थे। इनके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्हें कहा जाता है जॉन विक्लिफ कहा जाता है, जॉन विक्लिफ। मित्रों, जॉन विक्लिफ हालांकि एक पोएट नहीं कहे जा सकते, जॉन विक्लिफ एक समाज सुधारक थे। जॉन विक्लिफ ने क्या किया, उस समय जो बाइबल थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। ज़्यादातर बाइबल के जो जानकार थे वो हिब्रू ग्रीक भाषा जानने वाले लोग थे, तो चौसर ने आम लोगों के लिए बाइबल उपलब्ध कराने के, वाइक्लिफ ने आम लोगों को बाइबल उपलब्ध कराने के लिए उसे वर्नाक्युलर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इसलिए विक्लिफ को भी हम आगे इस सेक्शन में पढ़ेंगे। हमारा जो लिटरेचर होगा शुरू, एक एक सेक्शन को हम जो लेंगे उसमें पहला मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही हम लेंगे। नेक्स्ट जो एज आई जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं वो है रेनेसां। इसमें से रेनेसां में से केवल रेनेसां हम कहेंगे, रेनेसां। इसका पीरियड जो था वो क्या था, 1500 से 1660 तक था। 1500 से 1660 तक रेनेसां का पीरियड रहा है। रेनेसां का मतलब होता है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर एंड लर्निंग। रेनेसां का मतलब है पुनर्जागरण काल, अंधकार से उजाले की ओर हम बढ़े, अंधकार से हम उजाले की ओर बढ़े। आप जानते हैं रेनेसां का उद्गम जो हुआ था वो इटली से हुआ था, और जब ये इंग्लैंड पहुंचा अराउंड 1485 या 1500 में जब ये इंग्लैंड पहुंचा तो उसने हर क्षेत्र को प्रभावित किया, पेंटिंग को, आर्ट को, कला को, पोइट्री को, ड्रामा को, सबको प्रभावित किया। तो इस दौरान 1500 से लेकर 1660 तक अगर हम कहें इंग्लैंड में रेनेसां रहा, तो लिटरेचर में जो उसका पीरियड रहा वो लगभग रहा 1550 से 1660। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय लिटरेचर शुरू ही मेन इंग्लैंड का होता है 1550 से, एलिजाबेथन एज के टाइम से ज़्यादा डोमिनेंट लिटरेचर शुरू होता है। तो रेनेसां का अगर इंग्लैंड में प्रभाव देखें तो लगभग 1500 से लेकर 1660 तक रहा, लेकिन लिटरेचर में देखें तो 1500 से लेकर 1660 तक इसका प्रभाव रहा। रेनेसां पीरियड को अगर आप एजेस में काउंट करें, टोटल मिला के देखें कि रेनेसां में कौन कौन से युग आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं, तो रेनेसां पीरियड में कितनी एजेस आ जाएंगी? सबसे पहले देखिएगा, पहले तो आएगी ये एज, एलिजाबेथन एज, जिसका टाइम था 1558 से लेकर 1603 तक। इसी के बाद आई जेकोबियन एज, जिसका टाइम था 1603 से लेकर 1625 तक। अच्छा, एलिजाबेथन एज में जो इंग्लैंड की महारानी थी वो कौन थी? वो थी क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की महारानी। और जेकोबियन एज में जो थे वो कौन थे? ये थे जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। तो जेकोबियन एज नाम पड़ी जेम्स के नाम पे और एलिजाबेथन एज पड़ी क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे।
1558 से 1603 तक तो क्वीन एलिजाबेथ रही और 1603 से 1625 तक जेम्स वन रहे। इस समय के राइटर्स लगभग कॉमन थे। इस समय के जो राइटर्स थे वो लगभग कौन थे? कॉमन थे। जैसे आप सबसे बड़े राइटर कहें तो इनमें पहला नाम आएगा शेक्सपियर का, ड्रामेटिक्स की बात कर रहे हैं शेक्सपियर का। दूसरा नंबर जो बड़े नाम का आता है वो होगा बेन जॉनसन का, और तीसरा जो नाम आएगा उसमें हम ले सकते हैं ड्रामेटिक्स में मार्लो को। ये तीन ड्रामेटिस्ट जो थे वो इस एलिजाबेथन युग के सबसे बेस्ट ड्रामेटिस्ट माने गए, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, मार्लो। अच्छा, इनमें ट्रेजेडी की शुरुआत या ड्रामा की शुरुआत करने वाले सबसे पहले थे वो थे मार्लो थे। मार्लो को माना जाता है कि ये ब्लैंक वर्स के बहुत अच्छे जानकार थे। किसके? ब्लैंक वर्स के बहुत अच्छे जानकार थे। ड्रामा में कहते हैं कि ब्लैंक वर्स इनसे अच्छी कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्स यूज करना इनसे ही सीखा। ब्लैंक वर्स यूज करना मार्लो से ही सीखा शेक्सपियर ने भी। बेन जॉनसन जो थे ये कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते थे, लेकिन जॉनर जो था वो क्या था? कॉमेडी का था। शेक्सपियर ने कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रेजी कॉमेडी सारे प्लेस लिखे और पोएट भी थे और ड्रामेटिस्ट भी थे। तो ये तीन मेजर पोएट थे जो एलिजाबेथन एज के थे। हालांकि जैकोबियन में कुछ और भी आए, मैसिंगर आए, मेरेडिथ आए, लेकिन मिडिल्टन आए, लेकिन ये तीन पोएट जो हैं एलिजाबेथन एज में भी रहे और जैकोबियन एज में भी रहे। इनके अलावा अगर हम देखना चाहें इसमें मेजर ये थे। बाकी तो आप देखिए इसमें बैकन भी था, जॉन डन ने भी लिखना शुरू कर दिया था, पर मेजर पोएट्स इनको तीन को माना गया मेजर राइटर, बेन जॉनसन, मार्लो और शेक्सपियर। बाकी के राइटर्स हम डिटेल में और भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन हम अभी खाली एज को डिफाइन कर रहे हैं। कैरोलाइन एज, कैरोलाइन एज जो बना है ना, ये कैरोलाइन शब्द बना है चार्ल्स से। चार्ल्स फर्स्ट जो थे, चार्ल्स वन जो थे, उनके लिए शब्द किया था, उसको लैटिन में कैरोलस कर दिया था, कैरोलाइन एज बन गई। चार्ल्स फर्स्ट जो रहे वो कब तक रहे? 1625 से लेकर 1649 तक इंग्लैंड में रहे। उस एज को कहा गया कैरोलाइन एज। कॉमनवेल्थ पीरियड कहा गया, वो कब कहा गया? जब इंग्लैंड की बागडोर किसके हाथ में आ गई? ऑलिवर क्रॉमवेल के हाथ में। ऑलिवर क्रॉमवेल, ऑलिवर क्रॉमवेल जो थे ये लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बन गए। चार्ल्स वन की हत्या हुई और इनके हाथ में पूरी सत्ता आ गई, क्योंकि ये राजा नहीं थे, उत्तराधिकारी बन नहीं सकते, तो उन्होंने अपना नाम किंग नहीं रख के लॉर्ड प्रोटेक्टर रखा। तो 1625 से 1649 तक एज गिनी गई, वो कैरोलाइन की गिनी गई। ये चार्ल्स फर्स्ट का युग था। किसका युग था? चार्ल्स फर्स्ट जो थे ये इंग्लैंड के राजा थे। कॉमनवेल्थ पीरियड में 1649 से लेकर 1658 तक, इसको मान लीजिए स्ट्रेच हो गया 60 तक ही। ये लगभग कब तक चला? 60 तक स्ट्रेच हुआ ये मामला। तो 1649 से लेके, चाहे क्रॉमवेल की हत्या कभी भी हो गई हो, लेकिन 60 तक लगभग वही मामला रहा, तो 1660 तक गिना जाता है इसे। अच्छा, इस समय के डोमिनेंट कवि एक ही थे, दोनों एजेस को मिला के भी सबसे ज्यादा नाम जिस कविता हुआ वो थे जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ 1608 में और ये 1674 तक जीवित रहे। इस एज को, कैरोलाइन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड को अगर किसी पोएट के नाम से डिफाइन किया जाए तो वो जॉन मिल्टन होगा। जैसे एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज को हम कहते हैं, एलिजाबेथन एज को विशेषकर कहते हैं शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है, वैसे कैरोलाइन एज को नाम से जाना जाता है तो एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, उससे जॉन मिल्टन के नाम से जानी जाती है ये एज। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर बड़ी श्रेणी कहें तो ये नियो क्लासिकल पीरियड था। नियो क्लासिकल पीरियड कब से शुरू हो गया? ये 1660 से शुरू हो गया और 1785 तक। और कई लोग कहते हैं रोमांटिक एज शुरू नहीं हुई, तब तक भी इसको स्ट्रेच माना गया, यानी इसको अपन ये भी मान सकते हैं कि 98 तक एक्सटेंड मान सकते हैं, 1798 तक। अलग अलग किताबें मित्रों अलग अलग डेट्स देती हैं। 1660 से शुरू हुआ, लेकिन 1798 में क्योंकि रोमांटिक एज शुरू हुई तो उससे पहले का पीरियड आप न्यू क्लासिकल गिन सकते हो, हालांकि बीच में ट्रांजिशनल पीरियड था। न्यू क्लासिकल एज की जो शुरुआत हुई वो किससे हुई? रेस्टोरेशन एरा से शुरू हुई, जो कब से कब तक रहा? 1660 से। रेस्टोरेशन का मतलब है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। रेस्टोरेशन का मतलब है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की।
रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, राजतंत्र की स्थापना हुई पुनः। और राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई? राजतंत्र की स्थापना ऐसे हुई कि कॉमनवेल्थ पीरियड वाले जो शासक थे ओलिवर क्रॉमवेल, उनकी हत्या हो गई और वापस राज गद्दी पे आ गए चार्ल्स परिवार के सदस्य, जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड जो है वो मानते हैं कि ड्राइडन इनके बहुत करीबी थे तो इस एज को जिस पोएट के नाम से जाना गया वो कौन थे? ड्राइडन के नाम से ये एज फेमस हुई। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि ये चार्ल्स सेकंड के बहुत करीबी माने जाते थे। जॉन ड्राइडन मित्रों वो पहले कवि थे जो अपने पेन के दम पे अपनी जीविका कमाते थे और कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर इनके पास बहुत था, चार्ल्स का इनको पूरा सपोर्ट था। उस समय के पोएट लॉरियाट भी ये बने। पहले इंग्लैंड के पोएट लॉरियाट जो बने वो कौन बने? ड्राइडन बने 1668 में, क्योंकि चार्ल्स का इनके पास साथ था। कहते हैं कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न प्रॉस क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। जो प्रॉस में जितना भी क्रिटिसिज्म लिखा गया उसका फादर या उसका जनक किसको कहा गया? ड्राइडन को कहा गया, क्योंकि ड्राइडन ने एक किताब लिखी थी ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी जो प्रॉस में थी और उस समय की वो सबसे बेस्ट किताब थी क्रिटिसिज्म के मामले में। उसमें फ्रेंच और इंग्लिश राइटर्स को और ओल्ड और जो मॉडर्न राइटर हैं और एंशिएंट राइटर हैं उनके बीच में जो है क्रिटिसिज्म दिखाया गया है। तो उस समय की ये सबसे फेमस किताबों में से एक थी। रेस्टोरेशन के बाद मित्रों इसी में जो आया वो क्या कहा गया? ऑगस्टन एज या ऑगस्टन एरा, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी इसी में आ गई। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑगस्टन एज तो मानी गई 1700 से लेकर 1745 तक और एज ऑफ सेंसिबिलिटी मानी गई 1745 से लेके 85 तक मान लो। कई लोग इसको जो काउंट करते हैं वो कैसे करते हैं? 98 तक भी करते हैं ना, क्योंकि रोमांटिक एज जब तक शुरू नहीं हुई। मैंने कहा ना एजेस को लेके अलग अलग किताबों की अलग अलग राय है। 1745 तक अगर ये रही तो आप इससे 1744-45 से 1798 तक गिन सकते हैं किसको? एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। जहां तक बात है ऑगस्टन एज की मित्रों, ऑगस्टन एज जो है वो जानी जाती है किसके नाम से? एक सबसे बेहतरीन कवि थे जिनके नाम से जानी जाती है, वो है अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं कि उस समय हेरोइक कपलेट और सटायर लिखने की जो क्षमता थी इनसे बेहतर किसी की नहीं थी। ये क्या लिखते थे? ये लिखते थे सटायर, और इनकी सबसे बेहतरीन जो पकड़ थी वो टेक्निक पे थी। वो कौन सी थी? हेरोइक कपलेट पे। हेरोइक कपलेट पे इनकी पकड़ थी। तो अलेक्जेंडर पॉप जो ऑगस्टन एज में सबसे डोमिनेंट पोएट रहे, सटायर पे इनकी पकड़ थी, व्यंग पे पकड़ थी और हेरोइक कपलेट पे भी कहते हैं मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था? इस टेक्निक का मास्टर कहा जाता था इन्हें। इनसे बेहतर कभी कोई हेरोइक कपलेट लिखने वाला हुआ ही नहीं, मास्टर ऑफ हेरोइक कपलेट। हालांकि जॉन ड्राइडन को भी कहा जाता है। अच्छा, इनके हेरोइक कपलेट को अगर आप जानना चाहते हैं तो इनकी कविता है रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक जो था इट वॉज ए सटायर ऑन द कंटेम्प्रेरी फैशनेबल सोसाइटी। सबसे बेहतरीन सटायर आज तक की दुनिया का माना जाता है रेप ऑफ द लॉक कंटेम्प्रेरी फैशनेबल सोसाइटी के ऊपर। उसमें इन्होंने क्या दिखाया? एक मॉक हेरोइक एपिक बना दिया उसको। एपिक की भी क्या बना दिया? एक मॉक हेरोइक एपिक बना दिया। मॉक हेरोइक एपिक में क्या होता है कि आप एपिक के लेवल की कविता लिखते हैं, कन्वेंशन सारे एपिक वाले फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें एक थीम जो होती है वो ट्रिवियल होती है। जैसे रेप ऑफ द लॉक में इन्होंने बिल्कुल एक बड़े भव्य लेवल का युद्ध दिखाया, जैसे महाभारत या रामायण के युद्ध होते हैं वैसा युद्ध दिखाया। लेकिन युद्ध के पीछे कारण क्या था? बेलिंडा नाम की एक फैशनेबल लेडी थी, उसकी किसी ने चोटी काट ली, और चोटी काट ली तो अब जिसने चोटी काटी है उसके साथ महिलाओं का युद्ध होगा। इनकी तैयारी कैसे होती है? वो तलवार उठाते थे, टीका लगाते थे, ये बिंदी लगाती हैं, क्लिप लगाती हैं बालों में अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए। तो एक कॉमिक पैरोडी बन जाती है, व्यंग जो बन जाता है वो। तो ये थे मॉक हीरोइक एपिक के। कहते हैं कि सबसे बेस्ट मॉक हीरोइक एपिक अगर किसी ने लिखा तो अलेक्जेंडर पॉप का लिखा हुआ था, और इन्हें कहा जाता है किसका? मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है इन्हें, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। और ये जो एज थी वो है 1700 से लेकर 1745। न्यू क्लासिकल एज का पहला युग था रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरा युग था ये ऑगस्टन एज। पहला था रेस्टोरेशन पीरियड, दूसरा ऑगस्टन एज। तीसरा जो था वो था एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब है ये थोड़ा समझदारी का युग बनने लगा। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में मित्रों
जो थे पोएट वो थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इनका नाम होता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से एज जानी जाती है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अच्छा मित्रों, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कौन है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को मूलतः एक क्रिटिक के रूप में जाना जाता है। क्रिटिक यानी समालोचक। कहते हैं कि उस समय इनका कद ये था कि ये किसी कविता को, किसी वर्क को अगर कहते हैं कि ये खराब है तो दुनिया मान लेती कि खराब है। अगर किसी ने किसी वर्क की इन्होंने तारीफ कर दी तो दुनिया मान लेती थी कि इनका वर्क बहुत अच्छा है। तो इनकी ओपिनियन उस समय बहुत मायने रखती थी। हालांकि इन्होंने कहते हैं इंग्लिश की पहली डिक्शनरी भी, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 1755 में जो आई वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की आई। लेकिन उन्होंने उसमें अजीब सी बायस सी परिभाषाएं दी। कैसी परिभाषाएं दी? जैसे कॉर्न के लिए इन्होंने कहा कि कॉर्न वो वस्तु होती है जो इंग्लैंड में तो घोड़े खाते हैं लेकिन आयरलैंड में इंसानों का पेट भरा जाता है। इस तरह की कुछ डेफिनेशंस देके इन्होंने डिक्शनरी लिखी। तो बायस थी लेकिन चलो उन्होंने डिक्शनरी लिखी। पहली इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी इनकी आई, वो कब आई थी? 1755 में आई थी। 1755 में इनकी इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी इन्होंने पब्लिश की थी। और कहते हैं पहली इंग्लिश की डिक्शनरी थी इंग्लिश लैंग्वेज की जो पब्लिश हुई थी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस पर काम किया था। अच्छा, सैमुअल जॉनसन की अगर आप बात करें तो ये समालोचक तो थे, इन्होंने खुद ने भी कुछ किताबें लिखी जैसे वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस और कुछ अन्य किताबें भी इन्होंने लिखी। लेकिन ये राइटर के तौर पे इतना नहीं जितना आलोचक के तौर पे ये फेमस हुए। तो इनका जो था मूल था वो था समालोचना। कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स की जो सबसे ज़्यादा आलोचना करने वाले कवि थे उनमें से एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन थे। इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत आलोचना की। कहते हैं इनकी आलोचना का फ़र्क ये पड़ा कि उस समय लगभग 200 साल तक मेटाफिजिकल पोएट्स को पूरे विश्व के इतिहास से गायब कर दिया गया। उन्हें ऐसा माना गया कि पोएट्स ही नहीं फिलोसफर्स हैं। इतनी बात बड़ी मानी जाती थी इनकी। जब 20वीं शताब्दी में इनके बराबर का क्रिटिक आया टी.एस. एलियट, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ की। हालांकि उन्होंने भी कहा इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसएग्री विथ डॉक्टर जॉनसन, इट इज़ डेंजरस टू डिसएग्री विथ डॉक्टर जॉनसन, बल्कि इन्होंने ये शब्द यूज़ किए। तो उन्होंने भी माना कि डॉक्टर जॉनसन को नकारना, उनकी बात को नकारना बहुत खतरनाक तो है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेटाफिजिकल पोएट्स अच्छे थे। तो जब डन की तारीफ की और मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ की टी.एस. एलियट ने, तब ये वापस सिलेबस में आना शुरू हुए, पूरे विश्व के सिलेबस में आए। तो ये वो युग था जो समालोचना का युग था और ये वो युग था जो सटायर्स का युग था। न्यू क्लासिकल एज को जाना ही जाता है किसके लिए? सटायर्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू क्लासिकल एज के जो 3 डोमिनेंट कवि हैं वो कौन कौन से थे, तो न्यू क्लासिकल एज के जो 3 डोमिनेंट कवि हैं अगर आप उनकी बात करें तो वो कौन कौन हो जाएंगे? 3 जो मेजर हैं उनमें एक तो है, मैं खाली नाम लिख रहा हूं, वो है पॉप। एक तो हो जाएंगे पॉप, दूसरे हो जाएंगे ड्राइडन और तीसरे जो थे वो थे स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट। ये 3 मेजर कवि थे, मेजर राइटर थे। पॉप और ड्राइडन तो पोएट्स थे और स्विफ्ट जो थे ये प्रॉस में लिखते थे, सटायर। और ये सब के सब किसके लिए फेमस थे? ये व्यंग्य लिखते थे, व्यंग लिखते थे और पूरी न्यू क्लासिकल एज को ही जाना गया व्यंग के लिए। तो एक न्यू क्लासिकल एक युग था जब व्यंग लिखे जाते थे, परंपरागत तरीके से लिखे जाते थे। क्लासिकल का मतलब होता है पूरे नियम पालन करके, मीटर छंद अलंकार के नियम के पालन करके लिखे जाते थे। उस समय कंटेंट से ज़्यादा हावी होता था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का अर्थ है कि पोइट्री का जो मीटर है, जो छंद है, जो राइम है, जो अलंकार है, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट मित्रों उसमें आए एज, सबसे इंपॉर्टेंट आई द रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक पीरियड ही कह लो खाली इसको। ये एक्चुअली 1785 से कुछ लोग मानते हैं, लेकिन हम अगर इसे ऑथेंटिक कहें तो ये शुरू हुआ 1798 से 1837। हालांकि 2 व्यूज चलते हैं, देखिए इसमें 2 व्यूज चलते हैं। आजकल जो इसकी आज की किताबों में जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है वो दिया गया है 1798 टू 1837। पुरानी जो किताबें थी वो उसको 1785 से भी गिनती हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो हमें जो आज के हिसाब से चलना है, तो देखिए अगर ऑप्शन में ये है तो आपको ये लेनी है एज, अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप वो वाली एज भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ पुरानी किताबों में ये एज भी दे रखी है। तो आजकल जो है 1798 से 1837 गिना जाता है, बाकी कुछ किताबें 1785 से भी, क्योंकि उसमें जम्स शुरू हो गए थे। तो
1798 से 1837 जो है वो रोमांटिक पीरियड रहा। इस एज के कवि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कवि था वो था सबसे पहला इंपॉर्टेंट कवि इसमें आएगा वो है वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ। दूसरे जो इंपॉर्टेंट कवि थे वो थे कॉलरिज। तीसरे जो इंपॉर्टेंट कवि थे वो थे बायरन। चौथे थे शैली या कीट्स को पहले हम ले सकते हैं, कीट्स। और पांचवे थे शैली, पीबी शैली। ये दोनों जो थे ये तो थे फर्स्ट जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। इन्हें तो कहा जाता है फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। ये तो हो गए फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। और इन तीनों को कहा जाता है सेकंड जनरेशन के, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स, रोमांटिक पोएट्स। ये सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स थे। यानी कहने का अर्थ क्या है, शुरुआत जो रोमांटिसिज्म की हुई वो किसके साथ हुई मित्रों? शुरुआत हुई रोमांटिसिज्म की, वो कहते हैं कि लगभग इसी एज से फॉर्मली माना गया। हालांकि जम्स तो पहले से आ गए थे, ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा था, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, इन सब की शुरुआत हो गई थी, इन्होंने रोमांटिक पोइट्री के अंदाज को शुरू कर दिया था। लेकिन फॉर्मल बिगिनिंग मानी गई, वो मानी गई 1798 से। एक किताब आई जो किन लोगों ने लिखी? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखी एक किताब जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स, जिसका नाम था लिरिकल, हम इसको थोड़ा उधर लिखते हैं, जिसका नाम था लिरिकल बैलेट्स। इस लिरिकल बैलेट्स किताब से मानते हैं कि शुरुआत हो गई, लिरिकल बैलेट्स किताब से शुरुआत हो गई। तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स नाम की किताब लिखी जो कब आई? 1798 में आई। यहां से कहते हैं फॉर्मल शुरुआत हो गई किसकी? रोमांटिसिज्म की शुरुआत हो गई। अब ये फर्स्ट जनरेशन रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोएट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने शुरुआत की। रोमांटिक पोएट्री एक नई तरह की पोएट्री थी जिसमें न्यू क्लासिकल ट्रेडिशंस को छोड़ा गया। न्यू क्लासिकल ट्रेडिशन में जो हीरोइक कपलेट वगैरह को रखा जाता था, इन्होंने छोड़ दिया। अब ये सिंपल लैंग्वेज पोएट्री में यूज करने लगे। सिंपल लैंग्वेज का मतलब कि आम आदमी की भाषा में पोएट्री लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने, हालांकि कॉलरिज ने बहुत अच्छा राइम मीटर यूज किया, लेकिन वर्ड्सवर्थ की भाषा आज भी मानी जाती है कि ये सिंपल भाषा में लिखते थे। तो इनका डिक्शन की डेफिनेशन भी यही थी। इन्होंने देखिए एक तो सबसे बड़ी डेफिनेशन दी पोएट्री की दी। पोएट्री के लिए इन्होंने क्या कहा? पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इन्होंने पोएट्री को इमोशन से जोड़ दिया। न्यू क्लासिकल पोएट्री जो थी वो इंटेलेक्चुअल थी, तो एक तो उन्होंने रिवर्स ये किया कि पोएट्री को इमोशन से जोड़ दिया। दूसरा, जो न्यू क्लासिकल पोएट्री छंद, अलंकार और हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी, इन्होंने ये कह दिया वर्ड्सवर्थ ने, there is no essential difference between the language of prose and language of poetry। यानी prose और poetry की भाषा में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। language of poetry should be the language of common man। इन्होंने कहा कि common man की भाषा में poetry लिखी जानी चाहिए। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए भाषा में, विषय में, डेफिनेशन में, उसको कहा गया रोमांटिक पोएट्री। और मित्रों, रोमांस का अर्थ होता है कल्पना। इनकी कविताओं में जो सबसे ज्यादा विशेषता थी वो थी कल्पना की उड़ान। जहां तक न्यू क्लासिकल पोएट्री थी मित्रों, न्यू क्लासिकल पोएट्री में इंटेलेक्चुअलिटी पे जोर दिया जाता है। इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब होता है कि बौद्धिक, वो आपकी विट को प्रभावित करते हैं, आपके दिमाग को छूते हैं। रोमांटिक पोएट्स का प्रयास ये था कि वो आपके दिमाग को ना छू के आपके दिल को छुएं। तो रोमांटिक और न्यू क्लासिकल का अंदर ही क्या है? एक है जो आपके दिमाग को टच करता है, दूसरा है जो आपके दिल को छूता है। तो रोमांटिक पोएट्स दिल की बात करते हैं और न्यू क्लासिकल पोएट्स दिमाग की बात करते थे। अच्छा, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इन्होंने कोलैबोरेशन किया लिरिकल बैलेट्स में। लेकिन ये लिरिकल बैलेट्स के बाद जो है, लगभग 23 कविताएं इसमें छपी लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट्स के बाद में ये दोनों अलग भी हुए। हालांकि कॉलरिज ने अलग तरह की कविताएं लिखी, वर्ड्सवर्थ ने अलग तरह की लिखी। वर्ड्सवर्थ जो है वो कॉमन थीम्स पे लिखते थे, पेड़ पौधों पे, नेचर पे, प्रकृति के।
और कॉलरिज जो थे वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते थे और उनके ऊपर अपना जो है कविताओं का फोकस रखते थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन में कुछ और रोमांटिक पोएट्स आए, जिनमें कौन कौन थे? बायरन, कीट्स और शेली। इन्हें यंग रोमांटिक पोएट्स भी कहा जाता था। इन्होंने अगली पीढ़ी संभाली रोमांटिक पोएट्स की। अच्छा मित्रों, इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस कवियों में से उस समय के दौर की बात करें तो कहते हैं बायरन से ज़्यादा फेमस कवि उस समय कोई था ही नहीं। आफ्टर शेक्सपियर इट वाज बायरन जो सबसे ज़्यादा फेमस माने गए। कहते हैं पूरे यूरोप में बायरन का इतना नाम था कि लोग इनकी तस्वीरें अपने घर में लगा के घूमते थे। लेकिन आप आज की तारीख में अगर देखें, इनमें तो सबसे ज़्यादा कम जो जाना जाता है वो बायरन को ही जाना जाता है। शेली और कीट्स को ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उस जमाने में बायरन एक बड़े कवि थे, उनका नाम ज़्यादा जाना जाता था। तो बायरन थे, उसके बाद कीट्स थे और उसके बाद शेली थे। इन तीनों की भी अलग अलग पद्धति थी। बायरन जो है वो हमेशा क्या थे, एक यात्रा के उस पर लिखा करते थे। ट्रैवल के दौरान इनको जो अनुभव होते थे यूरोप की, उसके ऊपर लिखा करते थे। कीट्स ने हमेशा अपने पर्सनल जो इमोशन है, अपने जो सेंसियस ब्यूटी के प्रति लगाव था, उसके लिए लिखना शुरू किया। और शेली जो थे एक रेवोल्यूशनरी पोएट माने जाते हैं। इन्होंने, आप जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध कविता दी ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें उन्होंने बात की है रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की, समाज को बदलने की, आइडियलिज्म की। तो शेली की जो अप्रोच थी वो थोड़ी आइडियलिस्ट वाली थी। कीट्स की जो अप्रोच थी वो सेंसियस ब्यूटी वाली थी। और बायरन का जो था वो थोड़ा ट्रैवल, यूरोप के ऊपर जो ट्रैवल किया उन्होंने उसके ऊपर लिखा। तो ये 5 पोएट माने जाते हैं मेनली किसको डिफाइन करने वाले, रोमांटिक पीरियड को डिफाइन करने वाले 5 पोएट्स माने जाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी के आते हैं तो रोमांटिक पोएट्री के ही आते हैं। सबसे पहला तो ये आ जाता है कि इनमें से कौन सा रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोएट्री की एज क्या थी, फर्स्ट जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स कौन से थे, सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट्स कौन से थे। फिर इन्होंने भी एक दूसरे की जो आलोचना की, जैसे बायरन को और शेली को सैटेनिक स्कूल ऑफ पोएट्स में शामिल कर दिया गया एक व्यक्ति द्वारा, एक सऊदी पोएट थे उनके द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि डिटेल में ये करेंगे, पर अभी बेसिक पार्ट में यह है कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, कीट्स, शेली, ये 5 डोमिनेंट पोएट थे। किसके? ये 5 डोमिनेंट पोएट्स थे रोमांटिक एज के। रोमांटिक एज के बाद आया विक्टोरियन पीरियड। जो विक्टोरियन पीरियड था वो कब से कब तक रहा? 1837 से 1901 तक। इस समय जो थी महारानी कौन थी? वो थी क्वीन विक्टोरिया, जो लगभग आप मान लीजिए भारत में भी आप जानते हैं कि इनका शासन रहा था विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया इस समय की महारानी थी। इस समय कहते हैं उद्योगपति की मीन स्पिरिट जगी। मीन स्पिरिट यानी एक तरह से लोग पैसे के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव की ओर बढ़े। इस समय जो पोएट्स थे, डोमिनेंट पोएट्स थे, उनमें नंबर 1 आते हैं टेनिसन। ये एज में सबसे फेमस कवि थे टेनिसन। दूसरे नंबर पे आते हैं, वो आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। और हॉपकिंस। हॉपकिंस को भी इन 3 पोएट्स को शामिल किया गया। हालांकि कई लोग इसमें कह सकते हैं कि मैथ्यू अर्नोल्ड भी इसी के ही शामिल थे। अब ये जो 3 पोएट्स थे इनका भी अलग अलग था। टेनिसन जो थे उस समय के सबसे चर्चित कवि थे। इन्हें एज ऑफ टेनिसन के नाम से भी जाना जाता है। जो एज थी पूरी टेनिसन को समर्पित थी। तो ये ध्यान रखिएगा, टेनिसन जो थे ये सबसे नंबर 1 कवि उस समय के माने गए। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जो कि विक्टोरिया को भी समर्पित थी। जैसे प्रिंसेस नाम की कविता लिखी, यूलिसिस नाम की कविता लिखी, लूटस ईटस नाम की कविता लिखी, इन मेमोरियम नाम की कविताएं लिखी। इन्होंने कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखे वो। तो ये काफ़ी उस समय के प्रसिद्ध कवि थे टेनिसन। पूरी एज जो थी वो क्या थी? टेनिसन की थी। ये जो है ये कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के बारे में लिखते थे। कंटेम्प्रेरी इंग्लैंड के बारे में लिखते थे, समकालीन इंग्लैंड की व्यवस्था थी उसके बारे में लिखते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे ये भी बहुत फेमस कवि थे। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो कहाँ था? इनका इंटरेस्ट था इटालियन रेनेसा या इटालियन पीरियड के बारे में। ये इनका इटालियन रेनेसा पीरियड जो था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। इटालियन रेनेसेंस के बारे में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था और इन्होंने सारे जो कैरेक्टर लिए वो भी लगभग वहीं से ही लिए ज़्यादा। हॉपकिंस जो थे ये थोड़े ऑब्सक्योर पोएट थे। इन्होंने कर्टल सोनेट का इंट्रोड्यूस किया। 3 पोएट्स जो इस एज के गिने जाते हैं
उनमें कौन कौन आएगा? टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, हॉपकिंस और मैथ्यू अर्नोल्ड को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अच्छा मित्रों, इसी युग में कुछ छोटे छोटे मूवमेंट्स मर्ज हुए जिनमें आप देख सकते हैं क्या है। एक है प्री रैफेलाइटिज्म या प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड कहते हैं। इसकी एज रही कब से लेकर कब तक? 1848 से। इसे दूसरा नाम दिया जाता है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड जो था, ये ग्रुप था जिसकी फाउंडेशन लगभग मान लीजिए आप 1848 में हुई और ये 1880 तक क्या रहा? एक्टिव भी रहा। 1880 तक एक्टिव भी रहा। इसके फाउंडर माने जाते हैं वो थे दांते गैब्रियल रसेती। इनके फाउंडर थे दांते गैब्रियल रसेती। इनका दूसरा जो कहते हैं था वो था होलमैन हंट और कुछ और भी सदस्य थे, मिलेस थे और भी, लेकिन ये दो मूल फाउंडर माने जाते हैं। ये दोनों मूल फाउंडर थे। अच्छा, इनकी विशेषता क्या थी? इस ग्रुप में पोएट्स थे, पेंटर्स थे और क्रिटिक्स भी थे। पोएट्स, पेंटर्स और क्रिटिक्स तीनों इस ग्रुप में थे। इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो बड़ा फेमस हुआ। स्लोगन था आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है। आर्ट फॉर आर्ट सेक नाम का स्लोगन इन्होंने दिया। आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो मित्रों, आर्ट फॉर आर्ट सेक स्लोगन देने वाले प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड थे। प्री रैफेलाइटिज्म को ये संबोधित करते थे। प्री रैफेल का अर्थ ही यह है कि रफेल एक पेंटर था, उसने पेंटिंग में थोड़ी टेक्निकलिटी ला दी। प्री रैफेल का मतलब पेंटिंग में जो टेक्निकल से पहले सिंप्लिसिटी थी, ये लोग पोइट्री में वही सिंप्लिसिटी लाना चाहते थे। इसके अलावा छोटे छोटे जो मूवमेंट और चले इसमें, ईस्थेटिसिज्म ये चला लगभग कब से कब तक? 1880 से 1900 तक। और डेकेडेंस का भी 1800। ईस्थेटिसिज्म का अर्थ होता है सौंदर्यवाद। उस समय लिटरेचर की ब्यूटी के ऊपर फोकस किया गया कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि लिटरेचर में ब्यूटी होनी चाहिए। तो लिटरेचर के ब्यूटी ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं अपन? ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, ये स्लोगन था इनका कि साहित्य को ब्यूटी की नजरों से देखो, ब्यूटी ऑफ लिटरेचर। और डेकेडेंस जो थे एक थे कि नो मॉरल वैल्यूज, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। मूल क्या है? लाइफ में सबसे बड़ी चीज है प्लेजर। हिंदी में हम कहते हैं सुखवाद का आंदोलन था ये दो आंदोलन विक्टोरियन एज के टाइम ही शुरू हुए। कौन सा? सौंदर्यवाद और सुखवाद। और लगभग ये प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के साथ साथ ही चले। नेक्स्ट मित्रों आप देखिए, जहां से क्या शुरू हो जाता है? एडवर्डियन पीरियड था। ये लगभग यहां से मॉडर्निज्म शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि मॉडर्निज्म माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। मॉडर्न एरा कहां से शुरू होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मॉडर्न एज शुरू हो जाती है। मॉडर्न पोएट की अगर आप बात करें तो ये मान लीजिए आप, ये 1914 से लेके आप मान लीजिए 1945 तक लोग गिनते हैं, कई 39 तक गिनते हैं, कुछ लोग इसे 1914 से, अगर पोइट्री की बात की जाए खाली, तो 1945 तक भी गिनते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हुआ, उससे पहले पहले जो थे वो यही एज थी, है ना। तो अलग अलग व्यूज हैं मित्रों, कुछ लोग इसे 39 तक गिनते हैं, कुछ लोग 45 तक भी गिनते हैं। हम ये मानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो था उसे मॉडर्निज्म में एज में शामिल कर लेना चाहिए, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एरा है उसे पोस्ट मॉडर्निज्म में डाल देना चाहिए। इस एज के सबसे बड़े कवि थे वो थे टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट कहते हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बाद जो सबसे बड़ा कद आया वो टी.एस. एलियट का ही था। तो 1914 से लेके 1945 तक, और कहते हैं पहली जो मॉडर्निज्म की कविता आई वो भी टी.एस. एलियट ने लिखी। टी.एस. एलियट की पोएम थी द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जूनियर प्रोफॉक। ये कहते हैं यहाँ से ड्रामेटिक मोनोलॉग था एक,
यहाँ से मॉडर्निज्म की इंग्लिश पोएट्री में शुरुआत हुई, जो लगभग पब्लिश हुई 1916 में। 1916 में पब्लिश हुई, 1917 में पब्लिश हुई, पहले 1915 में आई थी लेकिन बुक फॉर्म में नहीं आई, तो 1917 से उसका पब्लिकेशन माना जाता है। तो मॉडर्निज्म जो है कहते हैं शुरुआत हुई टी.एस. एलियट की पोएट्री में, मॉडर्निज्म की शुरुआत हुई टी.एस. एलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जूनियर प्रोफॉक से। अच्छा, तो इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो एरा है 39 से प्रेजेंट मान लो, या फिर मान लीजिए 19, कुछ किताबें 1945 से भी मानती हैं प्रेजेंट। दोनों व्यूज हैं, देखिए जो भी एग्जाम में ऑप्शन होता है उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। 90 इससे कहा गया पोस्ट मॉडर्न या कंटेम्प्रेरी पीरियड, वर्तमान युग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो युग माना गया उसे पोस्ट मॉडर्न माना गया। किताबें अलग अलग व्यूज देती है, कुछ 39 से गिनती हैं लेकिन कुछ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भी बात करती हैं। हम ये मान के चलते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से सेकेंड विश्व युद्ध को हम मॉडर्निज्म में ही काउंट कर लेते हैं, और सेकेंड विश्व युद्ध के बाद के समय को हम पोस्ट मॉडर्निज्म मान लेते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है हम गिन सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि 1945 से गिने, किताबों के अनुसार चले तो 39 से भी चल सकते हैं। और इस समय के कुछ जो फेमस कवि थे उनमें से हैरोल्ड पिंटर थे, राइटर थे हैरोल्ड पिंटर, हैरोल्ड पिंटर थे, सैमुअल बेकेट थे। जो कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड था वो इस समय विकसित हुआ। कौन सा वाला थिएटर? थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एक टर्म आया था थिएटर, आप फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी भी जो पढ़ते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, वो लगभग इस युग से शुरू हुआ और हैरोल्ड पिंटर भी इसी को बिलोंग करते थे। तो ये कुछ मित्रों हमने एजेस के बारे में बात की। पहली एज 450 से लेके 1066 तक, उसे एंग्लो सेक्शन पीरियड कहा गया। 1066 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा गया। 1500 से लेके 1660 तक रेनेसां था। लिटरेचर में वो 1550 से 1660 तक हो गया। इंग्लैंड में 1500 से 1660 तक ही था। उसमें 3 एजेस आ गई। एक तो आ गई एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 तक, कैरोलाइन एज 1603 से लेके 1625 तक, और जैकोबियन एज 1603 से लेकर 1625 तक, और कैरोलाइन एज 1625 से लेकर 1649 तक, और 1649 से लेकर 1660 तक जो है वो कॉमनवेल्थ पीरियड हुआ। उसके बाद न्यू क्लासिकल एज शुरू हुई, जिसे लगभग हम मानते हैं 1660 से लेकर 1798 तक हम गिन सकते हैं, 1798 तक, जिसमें ऑगस्टिन एज आ गई, रेस्टोरेशन पीरियड आया, फिर ऑगस्टिन एज आई, फिर एज ऑफ सेंसिबिलिटी आई। रोमांटिक पीरियड की हम फॉर्मली मान सकते हैं कि बिगिनिंग जो है, फॉर्मल बिगिनिंग हालांकि पहले हो चुकी थी, लेकिन औपचारिक शुरुआत 1798 से हुई और 1837 तक वो चला। 1837 से 1901 तक विक्टोरियन एज चली, और विक्टोरियन एज में क्वीन विक्टोरिया का जो था वो राज था। 1901 से 1910 तक एडवर्डियन एरा था, जो मॉडर्निज्म का ही एरा था, पार्ट था। लेकिन मॉडर्निज्म पीक पे आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक मॉडर्निज्म पीक पे रहा। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म पीक पे आया। पोस्ट मॉडर्निज्म की पीक शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। हालांकि जम्स 39 से दिखना शुरू हो गए थे, लेकिन पीक आई वो 1945 के बाद आई। तो ये हमारा एजेस के ऊपर था। अब इसी कड़ी में, अगले कड़ी में, इसमें हम कुछ लिटरेचर शुरू करेंगे एजेस का। धन्यवाद।